हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम शुरुआत करेंगे एक नए पाठ की हिंदी व्याकरण में और हम पढ़ने जा रहे हैं अव्यय। अव्यय या अविकारी शब्द ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे और फिर इसे आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बात कर रहे हैं हम अव्यय की या अविकारी शब्द। अब इन्हें अव्यय क्यों कहा गया और इसी का नाम अविकारी क्यों दिया गया, क्या समानता है और क्या असमानता है, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर बात करूं अव्यय, अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, आ धन व्यय, यानी कि जिसका कोई व्यय न किया जाए या न हो, यानी कि जिसे खर्च न किया जाए, इसे हम कह सकते हैं व्यय। मीन्स कहते हैं खर्च करना, और यहाँ नकारात्मकता को दर्शाता है, यानी कि नेगेटिविटी को, नेगेटिव के लिए आया है, यानी कि नहीं के लिए। अब जब व्यय करना मीन्स खर्च करना और अव्यय मीन्स जो खर्च न किया जा सके। अब ये क्या है, अगर मैं परिभाषा की बात करूँ तो मैंने इसमें परिभाषा नहीं लिखी है। परिभाषा मैं आपको ऐसे ही पढ़ के सुना दूंगी या आपको ऐसे ही समझाने का प्रयास करूंगी कि ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कार, कारक या काल का कोई प्रभाव ना पड़े, या जिन शब्दों की वजह से, ऐसे शब्द जिनकी वजह से कोई परिवर्तन न होता हो, उन्हें हम अव्यय कहेंगे। कहने का मतलब है कि ऐसे शब्द चाहे हम किसी लड़की के लिए लिखें, चाहे हम वर्तमान काल में लिखें, चाहे भूतकाल में लिखें, चाहे एक वचन में लिखें, चाहे बहुवचन में लिखें, वो अपने स्थान पर वैसे ही बने रहते हैं, यानी कि उनमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। अब जान लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, उदाहरण से जानते हैं। स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि उदाहरण से जानते हैं कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ। ये पुल्लिंग का वाक्य है कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ। दूसरा वाक्य मैंने लिखा है मैं यहाँ पढ़ती हूँ। ये स्त्रीलिंग का वाक्य है, एक वचन का है। और जब हमने, ये सिंपल वाक्य है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पढ़ती हूँ, पुल्लिंग का है और स्त्रीलिंग का है। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ, किस पे प्रभाव पड़ा, यहाँ पर कोई प्रभाव पड़ा, यहाँ एज इट इज़ वैसे ही रहा, चाहे तो वो स्त्रीलिंग के लिए रहा हो, चाहे पुल्लिंग के लिए हुआ, मतलब रहा हो। पढ़ता हूँ तो यहाँ हूँ है और यहाँ भी हूँ है, लेकिन क्रिया में परिवर्तन हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मैं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ पढ़ता और पढ़ती, क्योंकि पढ़ता जो है पुल्लिंग का वाक्य है, पढ़ती जो है स्त्रीलिंग का वाक्य है। एक दूसरा एग्जाम्पल जान लेते हैं। यहाँ हमने लिंग की बात करी, मैंने जैसे परिभाषा में पढ़ा, लिंग का, वचन का, काल का, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पर अगर हमने लिंग की बात करें तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमने स्त्रीलिंग का भी वाक्य देखा और पुल्लिंग का भी। वैसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, हम यहाँ पढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक वचन और बहुवचन की, क्योंकि हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर हम बात करें संस्कृत की तो संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हम यहाँ बात हिंदी की कर रहे हैं। अब हमने जैसे बात करी यहाँ लिंग की, तो लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में तीन हो जाते हैं, वहाँ नपुंसक लिंग भी होता है। लेकिन हम बात हिंदी की कर रहे हैं तो दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वैसे ही वचन की बात करें तो वचन भी दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में हमने पढ़ा
मैं यहाँ पढ़ता हूँ। पढ़ता क्रिया है, पढ़ते पे प्रभाव पड़ा है। पढ़ता बदल जाएगा जब हम बहुवचन का सेंटेंस बदलेंगे। अगर हम बहुवचन का सेंटेंस बनाते हैं तो वाक्य बना हम यहाँ पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ सिंगल के लिए था, एक वचन के लिए था, और हम यहाँ बहुवचन के लिए, बहुत सारों के लिए। तो बदल गया कौन सा? मैं और हम। मैं का हम में बदल गया, पढ़ता का पढ़ती में बदल गया, हूँ का हे में बदल गया, लेकिन यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ एज इट इज़ वैसे ही रहा। इस पर यहाँ भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा था जब हमने लिंग की बात करी थी, और अब हम वचन की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ और उदाहरण। अब हम काल की बात जान लेते हैं। अगर हम यहाँ पर एक तीसरा एग्जाम्पल देखें, मैंने स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि मैं यहाँ लिखता हूँ। अब मैंने क्रिया थोड़ी सी बदल दी है। वहाँ पे हमारी पढ़ने की क्रिया चल रही थी, यहाँ मैंने लिखने का काम किया है। मैं यहाँ लिखता हूँ सर्वनाम है, यहाँ लिखता हूँ पुल्लिंग है, एक वचन है, लेकिन वर्तमान काल का है। दूसरा वाक्य है मैं यहाँ लिखता था, तो लिखता था, यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ हमने वर्तमान काल की क्रिया देखी, इसमें जो क्रिया हो रही है वर्तमान काल की है। मैं यहाँ लिखता था, ये क्रिया भूतकाल की है। भूतकाल में ये काम हुआ। मैं यहाँ पढ़ूँगा या मैं यहाँ लिखूँगा। अब लिखने की क्रिया चल रही है तो हम लिख ही लेते हैं। तो मैंने नीचे लिखा है लिखूँगा। तो मैं जो है सर्वनाम है, सर्वनाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सर्वनाम एज इट इज़ वैसा ही है। लिखता हूँ, लिखता था, और लिखता या लिखता लिखूँगा। तो ये जो है हमारा क्रिया पर प्रभाव पड़ा है। यहाँ लिखता था आ गया है, यहाँ लिखता हूँ है, यहाँ लिखूँगा। लेकिन जो यहाँ है वो एज इट इज़ वैसा ही है, वैसा ही बना हुआ है अपने स्थान पर। कह सकते हैं कि ये तीनों शब्द, इन पर काल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पीछे हमने देखा था वहाँ लिंग का, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और अब अभी हमने देखा कि यहाँ पर काल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कि ये हमारे अव्यय हैं। मैंने एक नोट लिखा है नीचे, जिसमें लिखा है कि ऐसे शब्द जिनके रूप में कोई परिवर्तन न हो, उन्हें हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अब उन कौन से रूपों में? जैसे लिंग का, वचन का, काल का या कारक का, कुछ भी हो सकता है। इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप वाक्य चाहे कैसे भी बना ले, तभी इनका नाम अव्यय रखा गया है या अविकारी रखा गया है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कोने पर कि जो खर्च न हो या जो बदलते नहीं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये मैंने अव्यय को समझाने का जो है पूरा प्रयास किया है। बाकी जो डिटेल है मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई है, उसमें मैंने उसके भेदों पर भी चर्चा की है, उसे समझाने का प्रयास किया है। तो बच्चों, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरी आशा है कि आपको समझ में आएगा। तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।